हेलो एंड वेलकम टू जीएसटी पाठशाला। आई एम सीए प्रीति परिहार और आज की क्लास में हम लोग जीएसटी अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ये अमेंडमेंट्स है वो मई 2022 में होने वाले सीए इंटर एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट जीएसटीफाइड। सबसे पहले हम लोग एग्जेम्पशन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स है वो टेकअप करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में इस बार 3 अमेंडमेंट्स हुए हैं जो आपके लिए रेलिवेंट है। फर्स्ट अमेंडमेंट है वो एंट्री नंबर 72 में हुआ है। अमेंडमेंट समझने से पहले हम लोग इसकी पुरानी लैंग्वेज क्या कहती है ये देखेंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच total expenditure is borne by the central government, state government, union territory administration। तो बिफोर अमेंडमेंट लैंग्वेज क्या कहती है, एग्जेम्पशन कब मिलेगी? जब 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन, सर्विसेज किससे रिलेटेड होनी चाहिए? ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड। ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा होना चाहिए? मेंशन नहीं है तो किसी भी तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चाहे कंप्यूटर रिलेटेड ट्रेनिंग है, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड ट्रेनिंग है, किसी भी तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा तो चलेगा। सेकेंड, सप्लायर कौन होना चाहिए? स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो एनी पर्सन, इंडिविजुअल है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे कंपनी है, कोई भी सप्लायर होगा तो चलेगा। थर्ड, रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? 3 में से कोई एक, सीजी, एसजी या यूटी। फोर्थ कंडीशन, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि 100% एक्सपेंडिचर है वो सीजी, एसजी, यूटी है वो बियर करे। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है ना। अभी ये जो लैंग्वेज है इसमें अमेंडमेंट हुआ है, छोटा सा फ्रेज ऐड हुआ है फॉर विच और टोटल वर्ड के बीच में। क्या फ्रेज ऐड हुआ है? 75% और मोर ऑफ द। इम्प्लीकेशन क्या हुआ? इम्प्लीकेशन ये हुआ कि बिफोर अमेंडमेंट अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो 100% एक्सपेंडिचर है वो सीजीएसजी यूटी बियर करते थे तो एग्जेम्पशन मिलती थी। अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि भाई 75% या उससे ज्यादा का एक्सपेंडिचर अगर सीजीएसजी यूटी बियर करेगी तो मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने अब इस एंट्री को क्या कर दिया है, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो ये मिस्टर एक्स है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे इनवाइट किया ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए, ठीक है। मिस्टर एक्स ने चार्ज किए 1 लाख रुपीज। ओके, पहले क्या होता था, अगर ये पूरा की पूरा 1 लाख है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है तो एग्जेम्पशन मिलती थी, ठीक है। सपोज करो कोई एक एनजीओ है, उस एनजीओ ने क्या बोला कि ये जो 1 लाख है इसमें से 20% है यानी कि 20,000 रुपीज है वो हम पे कर देंगे। तो 20,000 एनजीओ ने पे कर दिया और रिमेनिंग 80,000 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे कर दिया। अगर ये वाला सीन होता था तो अमेंडमेंट से पहले यानी कि एज पर ओल्ड लैंग्वेज कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती थी। बट अभी अगर ऐसा होता है आफ्टर अमेंडमेंट तो हम चेक करेंगे कि जो थर्ड पर्सन है यानी कि अदर देन सीजीएसजी यूटी है वो कितना पे कर रहा है। हमारे केस में वो 20% पे कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पे करी? 80%। 80% है वो 75 से तो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एग्जाम्पल में आफ्टर अमेंडमेंट है वो एग्जेम्पशन मिलेगी, बट अगर अमेंडमेंट से पहले ये सिचुएशन होती तो एग्जेम्पशन नहीं मिलती। आई होप दिस अमेंडमेंट इज क्लियर। एक नई एंट्री ऐड हुई है, एंट्री नंबर 61A। ये एंट्री किसको एग्जेम्प्ट करती है? Services by way of granting national permit to a goods carriage to operate throughout India or contiguous states। हाँ जी, तो किसकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है? नेशनल परमिट देने की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। नेशनल परमिट क्या होता है? जब भी कोई व्हीकल खरीदा जाता है तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके लिए परमिट्स इश्यू करती है। सपोज करो मिस्टर एक्स है, उन्होंने एक ट्रक खरीदा, ठीक है। मिस्टर एक्स कहाँ के हैं? राजस्थान के। उन्होंने राजस्थान से ही एक ट्रक खरीदा, ठीक है। अभी वो राजस्थान की जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके पास जाएंगे। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पूछेगी कि आप ये वाला जो ट्रक है ये क्या विद इन राजस्थान ही ऑपरेट करोगे या ये जो ट्रक है ये राजस्थान से दिल्ली भी जाएगा, वहां से महाराष्ट्र भी जाएगा, गुजरात भी जाएगा। तो अगर आपको थ्रू आउट इंडिया ऑपरेट करना है तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आपको नेशनल परमिट इश्यू करेगी, और अगर आपको विद इन राजस्थान यानी कि विद इन स्टेट अगर उसको मूव करना है तो आपको स्टेट परमिट दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये वाली जो एंट्री है इसमें नेशनल परमिट जो दिया जाता है उसको एग्जेम्प्ट किया है। तो
तो नेशनल परमिट की जो सर्विसेज है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कॉन्टिग्युअस स्टेट्स। कॉन्टिग्युअस स्टेट्स कौन से हैं? कॉन्टिग्युअस स्टेट्स है जो 7 सिस्टर्स है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये जो 7 स्टेट्स है इनको कॉन्टिग्युअस स्टेट्स कहते हैं। इनके लिए कुछ रूल्स है, लॉज है, थोड़े से अलग होते हैं रिमेनिंग स्टेट्स के कंपैरिजन में। हमारे लिए वन एंड द सेम थिंग। हमको क्या ध्यान रखना है, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसने नेशनल परमिट ग्रांट किया है, उसके बदले में उसको जो भी कंसिडरेशन मिली है वो सारी की सारी कंसिडरेशन क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज एंट्री नंबर 43 है, वो गवर्नमेंट ने डिलीट कर दी है। डिलीशन से पहले ये एंट्री क्या कहती थी, ये एग्जेम्प्ट करती थी सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ असेट्स, रोलिंग स्टॉक असेट्स इंक्लूडिंग वैगन्स, कोचेस, लोकोज बाय इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवेज। तो डिलीशन से पहले ये एंट्री क्या एग्जेम्प्ट करती थी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि IRFC जो इंडियन रेलवेज को सर्विस देती है। कौन सी सर्विस? सर्विस ऑफ लीजिंग ऑफ असेट्स। IRFC है वो इंडियन रेलवेज की ही एक अंडरटेकिंग है। इसका काम क्या होता था, इंडियन रेलवेज को जो भी एसेट्स चाहिए होते हैं ये IRFC क्या करती है, उन एसेट्स को फाइनेंस करती है, लेकर आती है और उसके बाद में वो उसको लीज आउट कर देती है। अब ये वाली जो सर्विसेज है एग्जेम्प्टेड नहीं है। ओके। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स है वो टेकअप करेंगे। सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट है वो ये है कि सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 का जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट ने सब्स्टिट्यूट किया है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सेक्शन 30 क्या कहता है। सेक्शन 30 इज रिलेटेड टू रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है वो रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है within 30 days from the date of service of cancellation order। जब ये प्रोविजन लॉ में इंसर्ट किया गया था यानी कि 2017 में, उस टाइम ये वाली जो लिमिट है ना 30 डेज की, इसके एक्सटेंशन का कोई प्रोविजन नहीं हुआ करता था। मतलब क्या हुआ कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और आप किसी रीजन से 30 डेज के अंदर अंदर रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, आपको फिर नया रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ता था। अब जीएसटी जब नया नया आया था तो टेक्निकल ग्लिचेस बहुत होते थे, सर्वर नहीं चल रहा है, सर्वर डाउन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो होता क्या था कि लोगों के रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो गए हैं, वो रिवोकेशन एप्लीकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस उनकी जो एप्लीकेशन है वो फाइल नहीं हो पा रही है। तो ऐसे जो लोग थे उन लोगों ने गवर्नमेंट को परस्यू किया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर पास किया था, 5th रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर 2019 में। उस ऑर्डर के थ्रू गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन इंसर्ट किया था, ये जो सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 है इसमें। अब ये प्रोविजन क्या कहता था कि फॉर एनी रीजन अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है अप टू मार्च 2019 तो उनको 1 टाइम एक्सटेंशन का प्रोविजन है वो दिया था। ठीक है, ये प्रोविजन था, इसका सिर्फ 1 टाइम यूज था और ये कहता था कि भाई अगर मार्च 2019 तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, 22 जुलाई 2019 तक आप रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो इस प्रोविजन के थ्रू। बट 2019 गया और इस प्रोविजन की रेलेवेंस है वो भी खत्म हो गई। तब से ये प्रोविजन क्या था, बस ऐसे ही पड़ा था लॉ में, इसका कोई रेलेवेंस नहीं था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये प्रोविजन है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब ऑल टुगेदर एक नई लैंग्वेज है वो इंसर्ट कर दी है इसमें। वो नई लैंग्वेज क्या कहती है, प्रोवाइडेड दैट सच पीरियड में on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing be extended by the additional commissioner or joint commissioner as the case may be for the period not exceeding 30 days by the commissioner for a further period not exceeding 30 days beyond the period specified in clause A। तो अभी ये जो नया प्रोविजन है, मतलब ये जो नई लैंग्वेज है इस प्रोविजन की, ये क्या कहती है कि अगर आप रिवोकेशन एप्लीकेशन 30 डेज के अंदर फाइल नहीं कर पाए तो आप क्या कर सकते हो, आप एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, आप अपना रीजन बताओगे कि आप क्यों नहीं फाइल कर पाए, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर आपके रीजन सुनेगा
और अगर वो कन्विंस हो जाता है तो वो क्या करेगा, रीजंस रिकॉर्ड करेगा और आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देगा। एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर कितने टाइम से एक्सटेंशन दे सकता है आपको? 30 डेज से, ठीक है ना। ओके, मतलब 30 डेज तो इनिशियल टाइम हो गया रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने का। 30 डेज से एक्सटेंशन मिल जाएगा एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर के पास में, ठीक है। ओके, इससे भी ज्यादा एक्सटेंशन चाहिए तो कहाँ जाना है? कमिश्नर के पास जाना है। कमिश्नर को पावर दिया कि कमिश्नर चाहे तो 30 डेज से और एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड कर सकता है फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ठीक है, अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है, ठीक है ना। तो ये नई लैंग्वेज है इस प्रोविजन की। नेक्स्ट अमेंडमेंट है, वो भी रिवोकेशन से रिलेटेड ही है। जो रिवोकेशन का सेक्शन है दैट इज सेक्शन 30 और इसका जो करस्पॉन्डिंग रूल है वो रूल 23 है सीजीएसटी रूल्स का। तो अब क्योंकि मेन सेक्शन में चेंज हुआ है तो उसका इफेक्ट देने के लिए रूल 23 है, रिवोकेशन का जो मेन रूल है उसमें भी अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट क्या है ये समझने से पहले हम ये देखेंगे कि बिफोर अमेंडमेंट इस रूल की लैंग्वेज है वो क्या थी, ठीक है। तो रूल 23(1) क्या कहता है? A registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may submit an application for revocation of cancellation of registration in form GST REG 21 to such proper officer within a period of 30 days from the date of service of order of cancellation of registration at the common portal, either directly or through a facilitation center notified by the commissioner. तो रूल 23(1) क्या कहता है कि जिस पर्सन का रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया है, वो क्या कर सकता है? रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है REG 21 में। कितने टाइम में? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। आफ्टर अमेंडमेंट वाली जो लैंग्वेज है वो हम लोग देखते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may, subject to the provisions of Rule 10(b), submit an application for revocation of cancellation of registration in form GST REG 21 to such proper officer within a period of 30 days from the date of service of order of cancellation of registration or within such time period as extended by the additional commissioner or the joint commissioner or the commissioner as the case may be in exercise of powers provided under provision to subsection 1 of section 30 at the common portal, either directly or through a facilitation center notified by the commissioner, ठीक है ना। तो दो मेन चेंजेस है, बाकी पूरी लैंग्वेज सेम टू सेम है। पहला चेंज क्या है? ये लैंग्वेज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 10(b). अब ये रूल 10(b) क्या है? रूल 10(b) भी नया ऐड हुआ है। ये रूल क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है या फिर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है, तो उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन करवाना मैंडेटरी है। तो वो उससे लिंक किया है यहाँ पे, ठीक है ना। और सेकेंड चेंज क्या है? और within such time period as extended by the additional commissioner or the joint commissioner or the commissioner as the case may be in exercise of the powers provided under the provision to subsection 1 of section 30। ये जो अभी हमने इससे जस्ट पहले वाला अमेंडमेंट किया था, प्रोविजो जो सब्सटीट्यूट किया है उसका इफेक्ट यहाँ पे दिया है, ठीक है। बस इतना सा सिंपल सा चेंज है। आई होप दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कमिंग टू द अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू टैक्स इनवॉइस चैप्टर। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड। आप लोगों को पता ही है ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस है वो ऐसे रजिस्टर्ड पर्संस पर एप्लीकेबल होते हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर है 50 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर जाता है इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18। बट एक नोटिफिकेशन है 13/2020। ये नोटिफिकेशन 5 लोगों को प्रिस्क्राइब करती है कि इन 5 लोगों के ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस नहीं लगेंगे चाहे इनका टर्नओवर जो भी हो, ठीक है ना। ये 5 लोग कौन है? फर्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स। रिमेंबर, सिर्फ एसईजेड यूनिट्स ही एक्सक्लूडेड है, एसईजेड डेवलपर्स पर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस लगते हैं। सेकंड, इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी। थर्ड, GTA supplying services in relation to transportation of goods by road in a goods carriage.
supplier of passenger transportation service, and last, person supplying services by way of admission to exhibition of cinematographic films in multiplex screens. ठीक है ना, तो ये 5 तरह के लोग हैं, इनके ऊपर इनवॉइसिंग के प्रोविजंस कभी नहीं लगेंगे। अभी ये वाली जो नोटिफिकेशन है इसको गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया है। कौन सी नोटिफिकेशन से अमेंड किया है? 23/2021। इस नोटिफिकेशन ने ये जो पुरानी वाली नोटिफिकेशन में जो लिस्ट दे रखी है 5 लोगों की, इसमें 2 लोग और ऐड कर दिए हैं जिनके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। वो 2 लोग कौन कौन है? फर्स्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेकंड, लोकल अथॉरिटी। इस अमेंडमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी का एग्रीगेट टर्नओवर अगर 50 करोड़ रुपीस को क्रॉस भी कर जाता है तो भी इन पर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अमेंडमेंट्स डन इन ई-वे बिल्स। एक ही अमेंडमेंट है, रूल 138E में हुआ है। रूल 138E क्या कहता है? रूल 138E कुछ रीजंस लिस्ट आउट करता है। अगर आप वहां पे फॉल कर जाते हो तो आपको गवर्नमेंट ई-वे बिल है वो फाइल नहीं करने देगी, मतलब ई-वे बिल फाइलिंग की जो फैसिलिटी है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। ठीक है, तो रूल 138E का जो स्टार्टिंग पैरा है, ओपनिंग पैरा है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है। सबसे पहले बिफोर अमेंडमेंट क्या लैंग्वेज थी वो हम लोग देखते हैं। Notwithstanding anything contained in sub rule 1 of rule 138, no person including a consignor, consignee, transporter, an e-commerce operator or a courier agency shall be allowed to furnish the information in part A of form GST EWB 01 in respect of a registered person, whether as a supplier or a recipient who के बाद में उन्होंने क्या किया है, कुछ सिचुएशंस दे दी है। ठीक है ना, लिख दिया है कि ये जो पर्सन है उसने सपोज GSTR 1 नहीं फाइल किया है फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। ठीक है, उसने GSTR 3 भी नहीं फाइल किया, ऐसे करके उन्होंने नीचे सिचुएशंस लिख दी। अभी जो चेंज हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? ये जो लैंग्वेज है ना, वेदर एज अ सप्लायर और अ रिसिपिएंट, यहाँ पर चेंज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अमेंडेड लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ वो देखेंगे। तो अमेंडेड लैंग्वेज क्या कहती है? Notwithstanding anything contained in sub rule 1 of rule 138, no person including a consignor, consignee, transporter, an e-commerce operator or a courier agency shall be allowed to furnish the information in part A of form GST EWB 01 in respect of any outward movement of goods of a registered person who। इसके बाद में उन्होंने वही सारी सिचुएशंस दे दी है कि GSTR 1 नहीं फाइल किया है ना, GSTR 3 भी नहीं फाइल किया है। तो पहले क्या लिखा होता है? वेदर एज अ सप्लायर और अ रिसिपिएंट, मतलब अगर कोई एक पर्सन है, एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझते हैं ये मिस्टर एक्स है। ठीक है, मिस्टर एक्स ने क्या किया? डिफॉल्ट कर दिया, उन्होंने GSTR 1 फाइल ही नहीं किया 2 टैक्स पीरियड तक। ठीक है, तो ओल्ड लैंग्वेज के हिसाब से ये जो मिस्टर एक्स का GST नंबर है उसको यूज करके ई-वे बिल फाइल किया ही नहीं जा सकता था। चाहे मिस्टर एक्स सामान खरीद रहे हो, चाहे ये रिसिपिएंट है, चाहे ये सप्लायर है, दोनों ही सिचुएशन में ई-वे बिल की जो फैसिलिटी है वो ब्लॉक कर दी जाती थी। अभी ये जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट का इम्प्लीकेशन ये हुआ कि यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज लिख दी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो मिस्टर एक्स है, अगर ये सप्लायर है तो ही इनकी ई-वे बिल फाइलिंग फैसिलिटी है वो ब्लॉक की जाएगी, मतलब इनका जो GST नंबर है वो एज अ सप्लायर यूज नहीं किया जा सकता। बट अगर ये जो मिस्टर एक्स है ये रिसिपिएंट है, उस सिचुएशन में ई-वे बिल फाइलिंग की फैसिलिटी है वो ब्लॉक नहीं की जाएगी। मतलब अभी गवर्नमेंट ने ये जो प्रोविजन इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है। पहले तो भाई चाहे सप्लायर है चाहे वो रिसिपिएंट है, दोनों में से किसी ने भी अगर डिफॉल्ट कर दिया है तो ई-वे बिल जनरेट ही नहीं किया जा सकता था। ठीक है ना, ओके। अब हम लोग रिटर्न्स चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स है वो देखेंगे। लेट फी का जो प्रोविजन है उसमें एक सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुआ है। लेट फीस है वो सेक्शन 47 में प्रिस्क्राइब्ड है। सेक्शन 47 में बेसिकली 2 तरह की लेट फीस है वो प्रिस्क्राइब कर रखी है। सबसे पहली यानी कि नॉर्मल लेट फी है वो कब एप्लीकेबल होती है? अगर आप डिले कर देते हो इन फाइलिंग ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स, GSTR 1, रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39 या फिर फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन 45। कितनी लेट फी देनी है?
₹100 for every day during which such failure continues or ₹5,000 whichever is lower। ये नॉर्मल लेट फी है। CGST की फीस हमने डिस्कस की है, इक्वल अमाउंट है वो SGST में भी लगेगा, ठीक है। सेकेंड टाइप की लेट फी जो सेक्शन 47 में प्रिस्क्राइब्ड है वो है अगर आप एनुअल रिटर्न है वो फाइल करने में लेट कर देते हो, तो उस सिचुएशन में लेट फी कितनी लगेगी? ₹100 पर डे during which such failure continues or 0.25% of the turnover of registered person in the state or union territory whichever is lower। ठीक है, तो ये दो तरह की लेट फीस है वो सेक्शन 47 में प्रिस्क्राइब की है। गवर्नमेंट ने इस लेट फी को रेशनलाइज कर दिया है, मतलब ये जो अमाउंट है ये थोड़ा हायर साइड पे था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस है वो इंसर्ट किए हैं। वो स्पेशल प्रोविजंस क्या है वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे GSTR 1 और GSTR 3B के केस में। इन दो रिटर्न्स को अगर आप लेट फाइल करते हो तो गवर्नमेंट ने लेट फीस में रिलैक्सेशन दिया है। ये रिलैक्सेशन या फिर ये जो नए प्रोविजंस है ये कब से एप्लीकेबल होंगे? अगर आप मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल करते हो तो जून 2021 से एप्लीकेबल हो जाएंगे, और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो तो आप इनका बेनिफिट कब से ले सकते हो? विद इफेक्ट फ्रॉम क्वार्टर एंडिंग जून 2021। ठीक है, तो एप्लीकेबल तो यहाँ से होंगे। अब लेट फीस लगेगी कितनी? तो आप ये चार्ट देख रहे हो, इस चार्ट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऐसे लोगों की जो निल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। निल GSTR 1 मतलब क्या कि आपके GSTR 1 में एक भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, वो निल GSTR 1। ठीक है, GSTR 3 भी निल कब होगा? जब आपका जो टैक्स पेएबल है वो निल आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर आपका निल का रिटर्न जा रहा है उस सिचुएशन में आपकी लेट फीस कितनी लगेगी? CGST में 250, SGST में भी 250, तो टोटल कितना हो गया? 500 आपकी लेट फी लगेगी। ठीक है, निल रिटर्न के केस में। अगर आपका निल रिटर्न नहीं है, मतलब आपका टैक्स पेएबल बन रहा है, तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उस सिचुएशन में आपको लेट फी कितनी देनी है? CGST में 1000, इक्वल अमाउंट SGST में, तो टोटल लेट फी कितनी हो गई आपकी? 2000 रुपीज। ठीक है, ओके, टैक्स पेएबल बन रहा है और आपका एग्रीगेट टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा है, बट अप टू ₹5 करोड़ है, उस सिचुएशन में लेट फी कितनी लगेगी? CGST में 2500, SGST में भी 2500, टोटल कितनी हो गई? 5000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर आप कहीं पे भी नहीं आते हो तो आप लास्ट ब्रांच में फॉल कर गए और उस सिचुएशन में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपको जो नॉर्मल लेट फी है जो सेक्शन 47 में प्रिस्क्राइब्ड है वही आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आपका टैक्स पेएबल बन रहा है और आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 5 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, तो आप यहाँ पे फॉल करोगे और आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है ना, तो ये तो बात होगी GSTR 1 और GSTR 3B की। अब हम लोग बात करते हैं GSTR 4 की। GSTR 4 के केस में गवर्नमेंट ने जो लेट फी में रिलैक्सेशन दिया है वो कब से एप्लीकेबल होगा? विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021-22। इसमें भी अगेन दो कैटेगरीज उन्होंने दे दी। पहला, अगर आपका जो टोटल टैक्स पेएबल है GSTR 4 में वो अगर निल है तो, ठीक है, निल का GSTR 4 अगर आपका जा रहा है उस सिचुएशन में लेट फी कितनी होगी? CGST में 250, SGST में भी 250, टोटल कितना हो गया? 500। और निल का GSTR 4 नहीं है उस सिचुएशन में क्या होगा? लेट फी CGST में 1000, SGST में भी 1000, टोटल 2000 लेट फी लगेगी। ठीक है, एनुअल रिटर्न का जो सेक्शन है सेक्शन 44 वो गवर्नमेंट ने सब्स्टिट्यूट किया है। अमेंडमेंट समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि बिफोर अमेंडमेंट इस सेक्शन में क्या लैंग्वेज लिखी हुई थी। सबसेक्शन 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the 31st day of December following the end of such financial year.
तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है, ये लिस्ट देता है उन लोगों की जिनको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा ये बताता है। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद में जो 31 दिसंबर आएगी वो उसकी लास्ट डेट होगी। फर्स्ट प्रोविजन क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल and for reasons to be recorded in writing by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein. फर्स्ट प्रोविजन में कमिश्नर को पावर दे रखा है कि वो नोटिफिकेशन इश्यू करके एनुअल रिटर्न फर्निश करने की जो टाइम लिमिट या ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर सकता है। सेकेंड प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स or the commissioner of union territory tax shall be deemed to be notified by the commissioner. सेकेंड प्रोविजन कहता है कि अगर SGST का कमिश्नर है वो एनुअल रिटर्न की टाइम लिमिट है वो एक्सटेंड कर देता है, ड्यू डेट एक्सटेंड कर देता है, तो इट शैल बी डीम्ड दैट द सेम हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर ऑफ CGST आल्सो। सेक्शन 44 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड in accordance with the provisions of subsection 5 of section 35 shall furnish electronically the annual return under subsection 1 along with a copy of the audited annual accounts and a reconciliation statement reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement and other such particulars as may be prescribed. सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन की GST ऑडिट होनी है अंडर सेक्शन 35(5) तो वो अलोंग विथ एनुअल रिटर्न दो चीजें और फर्निश करेगा। पहला, उसकी जो GST ऑडिट की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो अलोंग विथ अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसमें वो रिकंसाइल करेगा वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स अलोंग विथ ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद में इस सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट द एनुअल रिटर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st July 2017 to the 31st March 2018 shall be furnished on or before the 31st January 2020 and the annual return for the period from 1st April 2018 to 31st March 2019 shall be furnished on or before the 31st March 2020। तो एक्सप्लेनेशन है सिर्फ यही बताता है कि 2017 से 2019 तक के जो एनुअल रिटर्न्स है उनकी जो ड्यू डेट होती थी 31 दिसंबर उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था, तो उसी से रिलेटेड ये प्रोविजन है, उसकी एज सच कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमने ओल्ड प्रोविजन है वो देख लिया। तो अभी हम लोग आफ्टर अमेंडमेंट क्या लैंग्वेज है वो देखते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement for every financial year electronically within such time and in such form and in such manner as may be prescribed. As per new language, annual return अभी भी उन लोगों को ही फाइल करना है जिनको पहले फाइल करना होता था। ठीक है ना, इसमें गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया है। इसके साथ में उन्होंने एक नया प्रोविजन डाला है कि आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस पर आप क्या रिकंसाइल करोगे, जो आपने जीएसटी रिटर्न्स में वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर की है वो वाली अलोंग विथ जो आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें जो आपके फिगर्स है उनको आप रिकंसाइल करोगे, सेल्फ सर्टिफाई करोगे और अलोंग विथ एनुअल रिटर्न आपको ये वाला जो सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ये भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है ना। ओके, फर्स्ट प्रोविजन क्या कहता है, provided that the commissioner may on the recommendations of the council by notification exempt any class of registered persons from filing annual return under this section। फर्स्ट प्रोविजन में पावर दिया है कमिश्नर को कि कमिश्नर क्या कर सकता है, किसी भी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर सकता है। सेकेंड प्रोविजन क्या कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट
Nothing contained in this section shall apply to any department of the central government or the state government or a local authority whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force. सेकेंड प्रोविजन क्या कहता है? इस सेक्शन के यानी कि एनुअल रिटर्न के प्रोविजंस है कुछ लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब उनको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है। किनको फाइल नहीं करना है? सीजी, एसजी या लोकल अथॉरिटी का कोई भी डिपार्टमेंट जिनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सीएजी के द्वारा ऑडिट होती है, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड कोई ऐसा लॉ है जो ये कहता है कि इस लोकल अथॉरिटी की जो ऑडिट है वो किसी स्पेशल ऑडिटर के द्वारा होगी। किसी दूसरे लॉ में ऐसी रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट ने उनको यहाँ जीएसटी में एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट किया है। तो हमने एनुअल रिटर्न का पुराना और नया प्रोविजन भी समझ लिया। अब फटाफट से एक क्विक कंपैरिजन करते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू प्रोविजन का, ताकि ये अमेंडमेंट और क्लियर हो जाए। देखो, नया सेक्शन 44 है, उसमें सिर्फ एक ही प्रोविजन कंटिन्यू किया गया है। एनुअल रिटर्न कौन फाइल करेगा? ये वाला। बाकी सारे पुराने प्रोविजंस डिलीट हो गए हैं और नए प्रोविजंस ऐड हुए हैं। पहले एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट इसी सेक्शन में दे रखी थी, अब गवर्नमेंट ने यहाँ से ड्यू डेट हटा दी है और रूल्स में लिख दी है। जो फर्स्ट और सेकंड प्रोविजन थे सबसेक्शन 1 में, वो भी ड्यू डेट से ही रिलेटेड थे, तो वो भी डिलीट कर दिए गए हैं। अमेंडेड सेक्शन में जो 2 प्रोविजंस है वो दोनों ही नए प्रोविजंस ऐड हुए हैं। ओल्ड सेक्शन में जो सबसेक्शन 2 था उसमें गिवन था कि जिनकी जीएसटी ऑडिट होती है सेक्शन 35(5) में, उनको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब गवर्नमेंट ने सेक्शन 35(5) को ही डिलीट कर दिया है, तो अब किसी को भी जीएसटी ऑडिट नहीं करवानी है, इसलिए सबसेक्शन 2 की रेलेवेंस भी खत्म हो गई और ये सबसेक्शन भी गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया। एनुअल रिटर्न के अमेंडेड प्रोविजंस में भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करने का प्रोविजन रखा गया है, बट ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टैक्स पेयर को खुद ही सर्टिफाई करना है, मतलब सेल्फ सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। जबकि ओल्ड प्रोविजन में सीए या सीएमए से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सर्टिफाई करवाना पड़ता था। जीएसटी ऑडिट के सेक्शन 35(5) में ही एक प्रोविजन था कि अगर किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑडिट सीएजी करता है या किसी लोकल अथॉरिटी की ऑडिट किसी स्पेशल लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, तो उन पर जीएसटी ऑडिट के प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब क्योंकि सेक्शन 35(5) ही डिलीट हो गया है, तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन एनुअल रिटर्न वाले सेक्शन में यानी कि सेक्शन 44 में डाल दिया है। इसका इफेक्ट ये है कि अब अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की ऑडिट सीएजी करता है या लोकल अथॉरिटी सब्जेक्ट टू सम स्पेशल ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ, तो उन पर एनुअल रिटर्न के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। आई होप अब ये एनुअल रिटर्न वाला अमेंडमेंट आपको एकदम क्लियर हो गया है। दिस वाज द लास्ट अमेंडमेंट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।